चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं भू परिष्करण के बारे में। ये खास करके ये क्लास एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम भू परिष्करण क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। भू परिष्करण क्यों आवश्यक है, इसकी ये क्यों महत्वपूर्ण है, इनके बारे में यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। भू परिष्करण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये भी इस छोटे से सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं। आप सब अच्छे होंगे और विलंब ना करते हुए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि भू परिष्करण क्या है। फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए मृदा को तैयार करने से लेकर फसल के उत्पादन तक, या जो फसल तैयार हो जाती है तब तक के बीच में जो भी कर्षण की जाती है उसको भू परिष्करण कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, भू परिष्करण के बारे में। जानेंगे कि भाई भू परिष्करण की क्या क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकताओं के बारे में भी जानेंगे कि भू परिष्करण की क्या क्या आवश्यकता होती है। ये भी बहुत जरूरी है कि भाई किसी भी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसकी क्यों आवश्यकता है। अब कोई भी काम करेंगे तो उसकी कोई ना कोई आवश्यकता तो होगी, कोई ना कोई ज़रूरत तो होगी, तभी तो वो काम किया जाता है। तो इसीलिए भू परिष्करण की भी कोई ना कोई आवश्यकता है जिसके लिए वो किया जाता है। तो सबसे पहला जो है, बीज बोने के लिए भूमि को जो है उर्वरा हो जाती है। लिख लेंगे इसी में जो है भूमि जो है क्या हो जाती है, बीज बोने के लिए ठीक है। अब सीधी सी बात है कि इसी से एक लाइन और आ जाएगी, जब मिट्टी भुरभुरी होगी अच्छी, ठीक है, उसमें क्या होगा, बीज की सोइंग जो है बुवाई अच्छी तरीके से हो जाएगी, लाइन टू लाइन। पहली बात। दूसरी बात ये है, बीज का अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाएगा। बीज का क्या होगा भाई, अंकुरण अच्छा होगा। अगला इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है मृदा की कौन सी दशा भाई, भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा में क्या आ जाएगा भैया, सुधार आ जाता है। भैया नोट करते रहना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 टॉपिक हमने देख लिए, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या हो सकता है, मृदा में, अच्छा मृदा में से ना कीट भी रहते हैं। कीट जो है केवल फसलों के ऊपर नहीं रहते, मिट्टी के अंदर भी जो कुछ है वो कीट रहते हैं, जिनको मृदा कीट भी बोलते हैं। कुछ बीमारियां भी उनमें रहती हैं, ठीक है, जो कीट के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए भी इसका ये आवश्यक है। तो यह भी एक टॉपिक लिखा जाएगा कि जो मृदा में कौन से कीट भैया बोला मैंने, बीमारी फैलाने वाले कीट जो होते हैं उनके बारे में। तो मृदा में
अच्छा, मृदा में जब वो कीट होंगे तो क्या होगा, सोचा है कभी? हम आप सब लोग, हम सब लोग एक खेती के क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं तो ये पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है। वो भी यहाँ आपको मैं थोड़ा भी समझा दूंगा। ये हमारा पहला सेशन है तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन चिंता ना करें आप लोग, बहुत अच्छे से सेशन चलेगा हमारा। एग्रीकल्चर के डिपार्ट को लेकर बहुत अच्छे से कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए क्लासेस ला रहा हूँ। सब कुछ सस्य विज्ञान, कृषि अभियंत्रण और पशुपालन को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन क्लासेस में, ठीक है। इस सारे चैप्टरों को हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो जो है मृदा में बीमारी फैलाने वाले कीट जो होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो जाए, ठीक है, हो जाएगा ना। अगला क्या हो सकता है अभी, अगला एक टॉपिक और आ जाएगा, खरपतवार। खरपतवार आप सब जानते होंगे, आप सबने देखे भी होंगे, इसको अंग्रेजी में भी बोलते हैं वीड। खरपतवार क्या होता है आप सबको बता दूं मैं। खरपतवार वे पौधे होते हैं जो अवांछित पौधे होते हैं, स्वयं की इच्छा से कहीं पर भी उगाते हैं, जिनको देहाती भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसको घास फूस बोलते हैं, ठीक है। ये भी कई प्रकार के होते हैं। तो खरपतवार जो है वो किताबी नाम है, देहाती भाषा में उसको घास फूस बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको वीड बोला जाता है। ये क्या होते हैं, ये स्वयं की इच्छा से उगाने वाले पौधे होते हैं, जो किसान के द्वारा तो बोए नहीं जाते ना उगाए जाते हैं, ये स्वयं की इच्छा से उगाते हैं। कहीं कहीं भी ये खरपतवार लाभदायक भी होते हैं, वो भी आगे हम सेशनों में देखेंगे कि खरपतवार कहाँ कहाँ लाभदायक होते हैं। इसमें अभी ये खरपतवार को या तो ये लिख सकते हैं खरपतवार को नष्ट करने में मदद, या अथवा हमें ये लिख लेंगे नष्ट करता है, खरपतवार को नष्ट करता, ठीक। आवश्यकता होगी कि क्यों आवश्यक है, आपको मैंने बता दिया। बीज बोने के लिए ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी से मतलब महीन, जिसमें डेले ना हो, उसको बोलते हैं भुरभुरा हो जाना। डेले होंगे तो भाई उसमें जो है बीज कहीं ऊपर पड़ा रहेगा, कहीं इधर उधर लाइनों में भी नहीं बोया जा पाएगा, और जो है इधर उधर बीज फैला रहेगा तो जो है अंकुरण भी सही नहीं होगा, सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है बीज नष्ट हो जाएगा, तो बीज का जो अंकुरण जर्मिनेशन है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। मृदा की भौतिक दशा में भी सुधार आ जाता है। मृदा में बीमारी फैलाने वाले कीटों को भी नष्ट करने का काम भूपरिष्करण क्रिया में होता है। साथ ही खरपतवार को नष्ट करने में मदद मिलती है या नष्ट करता है। खरपतवार जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अवांछित पौधे होते हैं जो स्वयं की इच्छा से फसलों में उगाते हैं, उनको नष्ट करने में मदद करता है। कोई खेत बंजर पड़ा है काफ़ी समय से, या कोई फसल काट ली उसके बाद खेत को छोड़ देते हैं खाली, तो उसमें खरपतवार उगाते हैं, तरह तरह के खरपतवार उगाते हैं, है ना। तो उनको नष्ट करने में भूपरिष्करण क्रिया के द्वारा उनको नष्ट करने का काम किया जाता है। आगे मैं बात करूँगा, आगे हम बात करने वाले हैं भैया भूपरिष्करण का महत्व। ठीक, भूपरिष्करण का महत्व। अभी तो आवश्यकता के बारे में जाना कि क्या आवश्यक क्यों है, अब इसके महत्व के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात हमें पिछले हमने पढ़ा था अभी कि मृदा में बीमारी फैलाने वाले कीटों से
मदद करता है या कीटों को नष्ट करने का काम करता है। तो इससे खेती में खरपतवार और कीटों पर नियंत्रण हो जाता है। तो ये इसमें हम लिखेंगे, इससे खेती में सबसे पहला लिखेंगे खरपतवार पर नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार मैंने आपको बता ही दिया, जो अवांछित पौधे होते हैं उनको नष्ट करने का काम होता है, ख़त्म करने का काम होता है। अगर ये खरपतवार फसल में ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में आ जाएंगे तो ये क्या है, फसल को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, फसल की प्रोडक्शन को कम करने का काम करते हैं, जिससे क्या होगा, किसान को केवल हानि होगी, लाभ नहीं होगा। पहला महत्व तो यह हो गया। दूसरे महत्वपूर्ण के बारे में हम जानेंगे, क्या है, दूसरा जो है मृदा में क्या आ जाएगा भैया, बीज अंकुरण। अंकुरण का मतलब जर्मिनेशन, जो बीज हम बोते हैं ना, जब वो उग के आता है तो वो अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, उसको बोलते हैं। जब बीज उग के आता है उसको अंकुरण बोलते हैं। बीज अंकुरण का क्या हो जाएगा भैया, जो प्रतिशत है बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, या अधिक लिख लीजिए, बीज प्रतिशत अधिक हो जाता है। ठीक, दो महत्व जान लिए हमने, और एक अगला और महत्व हम जानेंगे। मृदा में जल धारण, क्या भैया, जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो अधिक हो जाएगी। मृदा में अधिक समय तक नमी बनी रहेगी। अगर मृदा में डेले होंगे तो सूर्य का प्रकाश सीधे मिट्टी पे पड़ेगा और जो है नमी को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, यही रीज़न है। तो मैंने आपको तीन महत्व बहुत अच्छे, बहुत से आपको समझाए हैं, आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहला, इससे खेती में खरपतवार पर नियंत्रण होता है। खरपतवार जो अवांछित पौधे होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, जो कि भूपृष्ठ क्रिया में होता है। मृदा में बीज अंकुरण का प्रतिशत अधिक हो जाता है। अंकुरण मतलब मिट्टी भुरभुरी होती है तो बीज जो है अच्छे से दब जाते हैं मिट्टी में, जिससे नमी भी अच्छे से बनी रहती है, जिसके कारण बीज का अंकुरण जो है वो जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। साथ में मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, जो नमी मिट्टी में जो नमी है वो अधिक समय तक बनी रहती है। ये महत्व है। ठीक, इसके साथ ही और भी कई सारे काम हैं, जैसे कि मिट्टी में खाद मिलाना, मिट्टी में गोबर की खाद मिलाना का काम जो है भूपृष्ठ क्रियाओं में होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब मृदा में बीज बोने से पहले की जाने वाली यहाँ लिख लेंगे क्रियाएं, की जाने वाली क्रियाएं
प्राथमिक भूपरिष्करण कहलाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं भैया, प्राथमिक भूपरिष्करण कुछ बोलेंगे टिलेज। ये भी इसको साथ में अंग्रेजी को भी लेके चलते हैं क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टिलेज अब होता क्या है भाई प्राथमिक भूपरिष्करण में, सबसे पहली बात मृदा में खरपतवारों को काटकर या नष्ट करके, ठीक है, नष्ट करके जो है मृदा में क्या करने है हमें, मिला देता है, मृदा में मिला दिया जाता है। ये हो गया। खरपतवारों को नष्ट करके क्या करेगा भैया, मृदा में मिला देगा, जो कि मृदा में दबकर वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके साथ ही क्या करेंगे, प्राथमिक भूपरिष्करण में क्या होगा, मृदा में खाद को, अब खाद चाहे वो कंपोस्ट हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है और गोबर की खाद भी हो सकती है। खाद को मिलाने का कार्य किया जाता है, ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, अभी और लेना हो गया। इसके साथ ही और क्या काम होता है भैया, क्या काम होता है, बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है तो आपने देखा होगा मिट्टी के ऊपर एक परत जमाती है, जिसको पपड़ी बोलते हैं, परत भी बोलते हैं, ठीक है। उस परत को तोड़ने का काम भी भूपरिष्करण में किया जाता है, ठीक है। इसको अंधी गुड़ाई भी कहते हैं। पहला आपको मैंने क्लियर करा दिया है कि प्राथमिक भूपरिष्करण में क्या होता है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या होगा भैया, इतना तो आप समझ गए होंगे। भूपरिष्करण मृदा की अगर बात चल रही है, मृदा में खरपतवारों को नष्ट करके मिलाने का काम चल रहा है, खाद को मिलाने का काम चल रहा है, चाहे वो गोबर की खाद हुई, चाहे कंपोस्ट खाद हुई, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, मिलाने का काम चल रहा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर द्वितीयक भूपरिष्करण के बारे में। द्वितीयक भूपरिष्करण क्या होता है, ठीक है। द्वितीयक के बारे में हम जानेंगे। द्वितीयक भूपरिष्करण क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले बात की थी प्राथमिक भूपरिष्करण क्या था, फसल बोने से पहले जो भी कर्षण क्रिया करनी थी वो हमने कर दी। वो किसमें आई, प्राथमिक भूपरिष्करण में।
अब द्वितीय भूपृष्ठण में क्या है, फसल बोई जाएगी, उसके बाद की जो क्रियाएं होंगी ऑब्वियसली वही है कि फसल बोने के बाद जो भी कृषि क्रियाएं आएंगी वो किस में आएंगी, किस में आएंगे भैया, द्वितीयक भूपृष्ठण के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसके बारे में अब जानने वाले हैं। इसमें अब हम लिखेंगे इसमें लिखेंगे फसल बुवाई के बाद, फसल बुवाई के बाद जो लाइट लग रही है इस पर, फसल बुआई के बाद जो भी कर्षण क्रियाएं करेंगे वो द्वितीयक भूपृष्ठण के अंतर्गत आएंगी। ये जो है किसके द्वारा कर सकते हैं, खड़ी फसल में भी कर सकते हैं। खड़ी फसल में जो है हैरो और कल्टीवेटर के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, खुरपी के भी माध्यम से कर सकते हैं आदि, और भी कृषि यंत्र हैं जिनके माध्यम से ये क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें निराई गुड़ाई की भी क्रिया, निराई गुड़ाई की भी क्रिया क्या होती है भैया, की जाती है। निराई गुड़ाई क्या होती है वो भी हम आगे जानेंगे कि निराई गुड़ाई क्रिया क्या होती है। निराई गुड़ाई में क्या होता है भैया, निराई में जो होता है ना, किसी को हाथ से उखेड़ के निकालते हैं, घास या खरपतवार को ही निराई की जाती है। जैसे खरपतवार है फसल में, उसको हाथ से उखेड़ेंगे और फसल के बाहर फेंकेंगे, उस हाथ से उखेड़ने की जो क्रिया होगी वो होगी निराई। साथ ही हम किसकी सहायता लेंगे, इनमें से अगर किसी की हम सहायता ले रहे हैं खरपतवारों को उखाड़ने में, इसके साथ में फावड़ा हो गया, कस्सी हो गई, कुदाल वगैरह हो गया, ठीक, हसिया हो गया, इन सब का अगर हम यूज कर रहे हैं खरपतवार को निकालने में तो भैया क्या होगी, तो गुड़ाई कहलाएगी। ठीक है, अगर हाथ से उखेड़ रहे तो निराई, और किसी यंत्र से अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो वो होगी गुड़ाई। सीधी सी बात है। ठीक, समझ गए होंगे। साथ ही इसमें क्या होगा, साथ ही क्या होता है कि मेड़ चढ़ाने का कार्य भी किया जाता है। मेड़ चढ़ाने का कार्य भी किया जाता है। ये दाम मत समझ लेना भैया, मेड़ बनाया मैंने, चलो इसको दवाई लिख देते हैं। ठीक है, द्वितीय भूपृष्ठण में क्या क्या आएगा, फसल बुवाई के बाद जो भी कर्षण क्रिया की जाएंगी वो द्वितीय भूपृष्ठण में आएंगी। हैरो, कल्टीवेटर, खुरपी, फावड़ा, कस्सी, हसिया, दराती, इनका भी यूज द्वितीय भूपृष्ठण में किया जाता है। निराई गुड़ाई की क्रिया भी की जाती है। निराई गुड़ाई खरपतवार को निकालने के लिए से संबंधित है, उनके लिए की जाती है। साथ में मेड़ चढ़ाने का कार्य भी किया जाता है, क्योंकि फसल बुवाई के बाद ही कुछ फसलों में क्या है, मेड़ चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो बीज बुवाई के बाद ही वो क्रिया होती है, तो मेड़ चढ़ाने का काम भी द्वितीय भूपृष्ठण में शामिल है। ठीक है, द्वितीय भूपृष्ठण के बारे में जान लिया भैया। अगला हम जानेंगे अब
तृतीय भूपरिष्करण। ठीक, जानेंगे तृतीय भूपरिष्करण के बारे में। तृतीय भूपरिष्करण के बारे में हम जानेंगे। फसल पकने के बाद उसकी मड़ाई ओसाई करने के, देखो इसमें क्या होगा, इसमें मड़ाई शामिल होगी, कटाई शामिल होगी, ओसाई शामिल होगी, भंडारण भी शामिल होगा और फसल को बेचने की भी क्रिया इसमें शामिल होगी। अब यहाँ पर फसल को जोतने की बात नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तृतीय भूपरिष्करण में क्या बात चलेगी वो मैं आपको टॉपिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छे से इसको समझें, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें, फसल की मड़ाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक, फसल की मड़ाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक की क्रिया जो है इसमें शामिल है, ठीक है। की क्रिया जो है क्या कहलाएगी, ठीक है भैया। समझ रहे हैं आप कि फसल मड़ाई से लेकर उसे बाजार में बेचने तक की क्रिया तृतीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आती हैं। आप जानना चाहते थे कि तीसरा भूपरिष्करण कौन सा है, तो तीसरा भूपरिष्करण की क्रियाओं में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। साथ ही इसमें क्या है, बोरों में भरने का काम होता है तथा भंडारण भी किया जाता है। ठीक, ठीक है, ठीक है भैया। समझ रहे हैं तृतीय भूपरिष्करण में क्या है, इसमें भंडारण का भी कार्य शामिल है। आगे हम पढ़ेंगे भूपरिष्करण क्रियाएं क्या है।
ठीक है, भूप्रसरण क्रिया। तो ये है, वे सभी विधियां इसमें शामिल होती हैं भाई जो भूमि को फसल के पादप उगाने योग्य बनाती हैं। ठीक है, कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? जो भूमि को फसल के उत्पादन, पादप से मतलब सुना, फसल के, भूमि को फसल के पादप योग्य, ठीक है, बनाती है, भूप्रसरण क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी शामिल है, क्या क्या शामिल हैं? सबसे पहला तो इसमें शामिल है भैया जुताई करना। ठीक है, दूसरा कल्टीवेटर चलाना, इसके साथ ही गया है इसके साथ ही हैरो चलाना हो गया। ठीक है, और क्या शामिल है? इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, और क्या शामिल है? और इसके साथ में क्या शामिल है? निराई गुड़ाई की क्रिया। क्या शामिल है भैया? निराई गुड़ाई करना। ठीक है, ये क्रियाएं की जाती है। जुताई में जो है वो क्या आती है? ठीक, ये आती है। ठीक है, समझ रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि भूप्रसरण क्रिया में प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं कि भूप्रसरण क्रिया